नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में आपका जो मूल अधिकार और जो मूल कर्तव्य हैं उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों से रिलेटेड इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आप यकीन मानिए। अगर आपका एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए, मूलभूत अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। और हमारे संविधान में टोटल कितने मूल अधिकार हैं? फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। कुछ को कन्फ्यूजन होगा कि 7 होगा, किसको कन्फ्यूजन है कि 6 होगा, तो वो 6 क्यों होगा? अगर 7 से 6 हुए तो वो कौन सा हटा है, कौन सा जुड़ा है, क्या है, सारी अपन बात करेंगे आगे आगे जैसे जैसे वीडियो चलेगा। आप लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को। सारे क्वेश्चन आपके जो सारे डाउट हैं मूल कर्तव्य मूल अधिकार से वो सारे क्वेश्चन हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से क्या उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय है दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण आता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल अधिकार को जो संरक्षण है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है, इसलिए ऑप्शन 4 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए, यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में हुआ क्या कि 44वां संविधान संशोधन हुआ। और वो कब हुआ था? वो हुआ था 1978 में। उसमें आपका जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं सारे बता दूंगा। 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके अलावा छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, वरना एक बार आप वीडियो को फिर से देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पूछा है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और कौन से देश के संविधान से लिए थे? अमेरिका के संविधान से लिए थे, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट आपको देखा है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या फिर जो मूल अधिकार हैं वो दिए गए हैं? तो कौन से अध्याय में या फिर कौन से भाग में दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में दिए गए हैं। संविधान का जो भाग 3 है, जिसको अध्याय 3 के नाम से भी जानते हैं, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जनता को गारंटी या फिर जो मूल अधिकार है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। जबकि भारतीय संविधान का जो भाग फर्स्ट है, भारतीय संविधान का जो भाग फर्स्ट है उसके अंतर्गत संघ और उसके जो राज्य हैं, इसके अलावा भाग सेकंड के अंतर्गत आपकी जो नागरिकता है उससे संबंधित है। और भाग 4 के अंतर्गत क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका वर्णन किया गया है। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा है कि जो मूल अधिकार हैं वो कौन से अध्याय में या कौन से भाग में दिए गए हैं, तो भाग 3 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है ये आपको बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक ये इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता का अधिकार आवश्यक है। भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है वो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो ये कौन सी धारा है भारतीय संविधान में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? धारा 32 होगी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसके प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसका मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। वो व्यक्ति का मूल अधिकार है कि उसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें धारा 32 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो एक रिट होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? क्या जिला न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है या प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा? जी नहीं, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी की जाती है। रिट जारी करने का जो अधिकार होता है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय का या फिर उच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखना, सर्वोच्च न्यायालय है वो तो अनुच्छेद 32 के तहत, इसके अलावा जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। तो कोई उच्च न्यायालय क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा प्रतिषेध। प्रतिषेध की जो रिट है वो किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या फिर जो निम्न न्यायालय है उसको जारी की जाती है। तो प्रतिषेध क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार इनमें से कौन सा है? देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा किसी अवैध रूप से जो निरुद्ध व्यक्ति होता है उसको छोड़ने के लिए उच्च या फिर उच्चतम न्यायालय एक आदेश जारी कर सकता है। इसलिए निजी स्वतंत्रता का यह एक अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो आपको जो 4 स्थिति दे रखी है इनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो कौन से समय जारी की जाती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या जारी किया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो जारी की जाती है। अभी अपन ने बात की थी इसके बारे में, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान में न्यायिक आदेश कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के जो मौलिक अधिकार हैं उसको प्रवर्तित कराने के लिए और उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार और जो अन्य विधिक अधिकार हैं उनको प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जैसा कि अभी अपन ने बात की है। दूसरी होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, और चौथा होता है उत्प्रेषण, और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। तो ये पांचवा आप ध्यान में रखना। इसमें 5 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों को विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? कौन सी प्रकार की रिट है उनके लिए विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा व्यादेश और निषेध, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे। क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय के द्वारा और उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। वो 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी है मैंने अभी आपको बताई है। तो इसमें व्यादेश और निषेध ये दोनों क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसमें परमादेश शामिल थी, प्रतिषेध भी शामिल था, इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है, लेकिन व्यादेश और निषेध नहीं है। ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार एग्जाम में ये पूछा गया था, सीएचएसएल के एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर उठाया ताकि अगर फिर से इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये याद रहे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ब्लैंक स्पेस दे रखा है और बाद में आपको दे रखा है तब जारी किया जाता है। तो बाद में इनमें से कौन सा जारी किया जाता है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उस समय क्या जारी किया जाता है? तो देखिए, उस समय परमादेश जारी किया जाता है। परमादेश इसका राइट आंसर होगा। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। इसमें किसी व्यक्ति या फिर कोई निगम, कोई कनिष्ठ न्यायालय हो सकता है, सरकार या किसी की लोक अधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे अपराधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या फिर वो उसमें विफल हो रहा हो। तो परमादेश क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए दिया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा आदेश को उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय के ऊपर अधिकार करने से रोकने के लिए दिया जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति के द्वारा अगर लोक कार्यालय में अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अधिकार परीक्षा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी याचिका या फिर परमादेश कोर्ट के द्वारा जारी किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो देखिए, उसको क्या दिया जाता है? परमादेश दिया जाता है। परमादेश रिट होती है, वो न्यायालय के द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों से निर्वहन का इनकार करे या फिर उसमें विफल रहे। इस रिट के माध्यम से न्यायालय उस लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु आदेश जारी करता है। तो परमादेश क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? यानी कि सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में से दे रखा है कौन सा अनुकूल नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख है? विधि के अनुसार समानता का उल्लेख है, यानी विधि के अनुसार जो समानता है उसका उल्लेख है। सही बात है। अनुच्छेद 16 में किसका उल्लेख है? समान अवसर का उल्लेख है, यह भी आपको सही दे रखा है। अनुच्छेद 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति का उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 17 में उपाधियों का समापन का उल्लेख नहीं है। ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जोड़ा सम्मिलित आपको नहीं दे रखा है। इसका मतलब अनुच्छेद 17 में दे क्या रखा है? फिर क्या दे रखा है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि आपकी जो छुआछूत है उसका अंत से रिलेटेड उसमें प्रावधान दे रखे हैं। जबकि अनुच्छेद आपका जो 18 है उसमें क्या दे रखा है? उपाधियों का समापन उससे रिलेटेड दे रखे हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य या फिर शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का प्रावधान भी दे रखा है। तो इसमें अनुच्छेद 17 ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो ये कौन से मौलिक अधिकार में कह रखा है? देखिए,
बराबर का मतलब क्या होगा? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता या फिर समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष क्या होगी? समानता होगी, विधियों का समान संरक्षण उसको प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? जीवन का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और ये अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के जो मामले हैं उसमें अवसर की असमानता, अनुच्छेद 16 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास या फिर आश्रय प्राप्त करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। तो जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 फर्स्ट क में वर्णित है और ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। तो इसमें ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव का जो व्यापार है वो एक निषेध है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि जो एक मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 23 के माध्यम से मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के जो बाल श्रम है उसको प्रतिबंधित करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान के द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया जाता है? कौन सा नहीं दिया जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था संपत्ति का अधिकार है वो फिलहाल हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार है वो प्रारंभ में भारतीय संविधान है उसके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था और उसके बाद में मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटा दिया गया और वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 के अधीन एक विधिक अधिकार है। तो अभी संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? इसका वर्णन 300 क में है। संपत्ति का अधिकार इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए ये तो बात हो गई, अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका राइट आंसर कौन सा देना है? संपत्ति का अधिकार देना है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार अब नहीं रहा, तो मैंने अभी आपको बताया है 44वां संविधान संशोधन होगा। इसका राइट आंसर 1978 में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 44वें संविधान के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार अब बन गया है, यानी कि वह मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार बन गया है, तो वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार ही होगा। एग्जाम में एक कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको इस तरीके से भी पूछा जाता है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है? कि विधिक अधिकार है। या फिर निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है, तो वो भी कौन सा होगा? आपका संपत्ति का अधिकार होगा। इसके अलावा अगर ऐसे है कि कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है, तो वो भी कौन सा होगा? आपका संपत्ति का अधिकार ही होगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि भाषा इसी तरीके से लिखी हो। तो संपत्ति का अधिकार है, इसके बारे में आप ध्यान में रखना, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, एक बार पूछा जा चुका है। इसमें राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई की सरकार में हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 1978 में हुआ था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी और उसके नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये अस्तित्व में था और बाद में इसको हटा दिया गया। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था, तो ये आप ध्यान में रखना। मोरारजी देसाई सरकार क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के जो मूल अधिकार हैं उनमें उल्लिखित जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 है, उसको संविधान का हृदय या फिर उसकी आत्मा कहा है। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रीटें जो मैंने आपको बताई थी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा, उसके माध्यम से लागू कराने की गारंटी भी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रीटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रीटों को जारी कर सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो घुमा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने भारतीय संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा है? तो कौन से अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसको ध्यान रखना, आप जो आपको साथ साथ में बताए जाते हैं उसको आप नोट डाउन कर लिया करो, वरना केवल इसी क्वेश्चन को आप मत देखा करो क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था संविधान की आत्मा, फिर संविधान का हृदय कहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है अनुच्छेद 32 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का हृदय कहा है। उन्होंने एक कथन दिया था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, यह संविधान की आत्मा है। यह कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मैंने आपको बताया था संविधान से रिलेटेड जो 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसमें संविधान की आत्मा किसको कहा है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। तो भी आप ध्यान में रखना। इस वीडियो पर अगर 100 लाइक आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रह गए हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी से फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो शेष रहे हुए क्वेश्चन है वो आपको जल्दी प्रोवाइड हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।